डॉक्टर साहब बताओ, चालू करें? सुनो बेटा, तो आज हम लोगों को एक अच्छा टॉपिक है और इसके लिए 4 दिन डिसाइड किए हैं हमने। टॉपिक का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। 11th एनसीईआरटी का टॉपिक है, 11th एनसीईआरटी, और इसी का जुड़वा भाई है आयनिक इक्विलिब्रियम। वो तो काफी बड़ा टॉपिक है, काफी बड़ा चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, वो नो डाउट। ठीक है, तो आइए पहले इसके छोटे भाई को पढ़ते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। इधर से निकल जाओ, उधर बैठ जाओ। हाँ ठीक है, तो आगे बेटा बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की। सरल चैप्टर है, अगर आपने थोड़ा सा समझ लिया तो कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है इस चैप्टर को। एक बार अगर इसको अच्छे से पढ़ ले और इसके क्वेश्चन अच्छे से लगा ले तो दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, पक्की बात है। ठीक है, देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम चालू करने से पहले एक छोटी सी बात बतानी पड़ेगी। हेडिंग आई थिंक पढ़ चुकी होगी, ठीक है, इसको हटाना चाहेंगे क्योंकि बोर्ड हमारे छोटे हैं इस साल। हटाएंगे इसको। देखिए, तो इस चैप्टर को चालू कर रहे हैं और सबसे पहला पॉइंट है ऑन बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कौन सी रिएक्शन कितनी खत्म हो रही है। तो कौन सी रिएक्शन कितनी खत्म हो रही है, उस बिहाफ पर हमारे पास 2 प्रकार की रिएक्शंस होती हैं। लिखते रहिएगा, जब समझाने की बारी आएगी तो बता देंगे। इररिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरी बेटा होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। देखते रहिए बेटा, इररिवर्सिबल रिएक्शंस वो होती हैं जो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है। बेटा बोलो कहा? बेटा इधर इस तरफ जाओ, इधर आगे आ जाओ, फर्स्ट पिलर के पास, फर्स्ट पिलर के पास आ जाओ इधर। हाँ, पीछे भी जगह है, अब ये पूरी फुल हो गई, उस तरफ जाओ, उस तरफ जाओ, आगे जो भी बच्चा उस तरफ जाओ। ये देखो बेटा, तो इररिवर्सिबल रिएक्शंस वो होती हैं जो सिर्फ एक डायरेक्शन में चलती हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती हैं। दैट इज फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ओके, जब बेटा ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेंगी तो जाहिर सी बात है एक समय ऐसा आएगा कि ये रिएक्टेंट पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और पूरी तरीके से प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा। मतलब जब कोई रिएक्शन एक डायरेक्शन में चलती है तो कुछ समय पश्चात वो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, वो रिएक्शन खत्म हो जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और ये पूरी तरीके से बन जाएगा। ओके, तो इररिवर्सिबल रिएक्शन जो होती हैं दे फिनिश्ड इन डेफिनिट इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। हम लिख सकते हैं हेंस दे फिनिश्ड इन डेफिनिट टाइम। एक निश्चित समय में ये रिएक्शंस बेटा क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं। इन्हें कहते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन। बेटा आगे जगह पड़ी हुई है ना, बेफालतू बाहर जा रहा, आगे बढ़े। अच्छा, बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जैसे कि नाम से समझ में आ रहा होगा, ये दोनों डायरेक्शन में चलती है। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बोले तो फॉरवर्ड डायरेक्शन और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट बोले तो बैकवर्ड डायरेक्शन। इसे कहते हैं रिवर्सिबल का साइन। क्या कहते हैं? रिवर्सिबल का साइन। ये बेटा फॉरवर्ड है, छोटा छोटा लिख लेना उसके ऊपर, और ये बेटा बोलो क्या है? बैकवर्ड है। अब मेरे छात्र खुद सोच के बताएं, जब ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चल रही है तो रिएक्टेंट खत्म भी हो रहा है और रिएक्टेंट बन भी रहा है, प्रोडक्ट बन भी रहा है, प्रोडक्ट खत्म भी हो रहा है। तो जाहिर सी बात है चाहे कितनी देर तक ये रिएक्शन चलती रहे, ना रिएक्टेंट कभी खत्म होगा और ना प्रोडक्ट कभी खत्म होगा। क्यों? कोई खत्म हो रहा होता तो खत्म हो भी जाता, ये खत्म होने के साथ साथ बन भी रहा है। तो कितनी भी देर तक आप इन रिएक्शनों को कराते रहिए, ना रिएक्टेंट कभी खत्म होगा और ना प्रोडक्ट कभी खत्म होगा। मतलब बर्तन में हर समय आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों प्राप्त होंगे। मतलब ऐसी रिएक्शनें कभी खत्म, और जो चीज कभी खत्म ना हो उसका टाइम बोल सकते हो इनफाइनाइट। क्या बोल सकते हो? इनफाइनाइट। यस, हेंस दे नेवर फिनिश्ड, और या ये बोल सकते और दे
एग्जिस्ट इन, बोला, यस, इन इनफाइनाइट टाइम। जो चाहो वो बोल दो, एक ही बात, ठीक है। बिल्कुल आराम से पढ़िए, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल चैप्टर। थोड़ा सा अगर मोल कॉन्सेप्ट आता है तो ये चैप्टर तो कुछ भी नहीं है, टोटली बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। और जितना मोल इसमें लगेगा वो मैं तुम्हें अभी पढ़ाऊंगा भी। हमें मतलब ही नहीं कि तुमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा या नहीं पढ़ा, हम उतना पढ़ा भी देंगे तुम्हें भी, आधा घंटा लगेगा हमको बस, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जल्दी बेटा, हम लोग चैप्टर पढ़ना है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सामंजस्य बिठाना, जिसे हम लोग अपनी आम भाषा में कहते हैं ना ट्यूनिंग, कि भाई एक रूम में दो बच्चे रहते हैं, हमारे दोस्त से ट्यूनिंग बड़ी अच्छी है। ट्यूनिंग मतलब सामंजस्य बड़ा अच्छा है, इक्विलिब्रियम बड़ा अच्छा है। अरे हमारे दोस्त से पड़ती नहीं है यार, हमारी उससे ट्यूनिंग बैठती नहीं है, इक्विलिब्रियम बैठता नहीं। कहने का मतलब ये है ना कि इक्विलिब्रियम शब्द आएगा ही तभी जब एक कमरे में कितने बच्चे हो। अगर तुम अपने कमरे में अकेले हो तो काहे की ट्यूनिंग, काहे का इक्विलिब्रियम, काहे की पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है, तुम अकेले हो, कोई मतलब ही नहीं है ना। कहने का मतलब ये है इक्विलिब्रियम शब्द तब इस्तेमाल होगा जब एक बर्तन में मिनिमम दो आदमी, दैट इज रिएक्टेंट भी हो और प्रोडक्ट भी हो। इसलिए केमिकल इक्विलिब्रियम इरिवर्सिबल रिएक्शनों में नहीं आता है, रिवर्सिबल रिएक्शनों में आता है। बोलो किसमें बेटा, रिवर्सिबल। मतलब हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, इस चैप्टर में हम लोग कौन सी रिएक्शनें पढ़ेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शनें पढ़ेंगे, जो दोनों डायरेक्शनों में चलती हैं, जो कभी भी समाप्त नहीं होती हैं। इन रिएक्शनों को हमें पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें इनसे कोई लेना देना नहीं होगा। गॉट इट? बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ट्यूनिंग बैठने के लिए एक रूम में कितने लोग चाहिए, दो, रिएक्टेंट भी और। तो इक्विलिब्रियम की चर्चा इरिवर्सिबल में या रिवर्सिबल में है, इतना तो क्लियर हो चुका है। क्या लिख लिया आपने, लिख लिया? अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे इसके कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे और इसके नीचे इसके कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे। लिख लिया एग्जांपल? अच्छा, इसके नीचे लिखने जा रहे हैं, आप नीचे लिखिएगा, ठीक है। हटा रहे भाई, आपने कहा कि लिख लिया आपने, देखिए जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है बेटा, लिखेंगे ऑल कंबशन रिएक्शन। कंबशन का बेटा मतलब होता है जलाना। ये कागज है, इस कागज को हम जला दें, राख बन गई, कि राख से वापस ये कागज बनेगा? नहीं। कंबशन रिएक्शंस आर ऑलवेज इरिवर्सिबल, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन। उनको बैकवर्ड में लाया नहीं जा सकता। क्लियर? और आपको जान की खुशी होगी, कंबशन का केमिस्ट्री में मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो जैसे देखो बेटा, हमने कहा मैग्नीशियम को जला दो, हमने मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दी, ये देखो मैग्नीशियम जल गया। तो दिस कंबशन रिएक्शन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा लिखते रहिए। इसके बाद कौन सा चैप्टर चालू होगा जिसका तुम्हें बड़ा बेसब्री से इंतजार था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, झेलम झेल पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद ऑर्गेनिक ही ऑर्गेनिक चलनी है ना। दूसरा बेटा एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में जब जब न्यूट्रलाइजेशन होता है, सॉल्ट और पानी बनता है, तो ये रिएक्शनें भी इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। जैसे मैंने HCl की रिएक्शन NaOH से करा दी, तो NaCl प्लस मम्मम बन गया वाटर। दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। ध्यान रखिएगा बेटा, ध्यान रखिएगा, एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर दोनों में से कोई वीक हो गया या दोनों वीक हो गए तो फिर न्यूट्रलाइजेशन भी रिवर्सिबल फिनोमिना हो जाता है, जो आप भविष्य में हमसे पढ़ेंगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ओके, आयनिक इक्विलिब्रियम में आप पढ़ेंगे। इसलिए न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मुझे जहां तक याद आ रहा है, मैंने अपने छात्रों को स्ट्रॉन्ग एसिड लिखवाए हैं। अब ये याद नहीं आ रहा कहां लिखवाए, रिडॉक्स रिएक्शन में, रिडॉक्स रिएक्शन में नहीं, हमने लिखवाया वॉल्यूमेट्रिक में।
जब बोरिक एसिड पढ़ा रहे होंगे, हैं? कितने होते हैं? याद है, इसका मतलब पढ़ाया तो है, मतलब तुम गोबरों को पहले तो कुछ आता नहीं था, पढ़ाया तो है। 7 होते हैं, नाम बोल पाओगे? बताओ से। FSO3H SDF सुपर एसिड, HClO4 H2SO4 HNO3 HI HBr HCl, कितने होते हैं? और स्ट्रॉन्ग बेस फर्स्ट ए और सेकंड ए के हाइड्रो ऑक्साइड। कुछ एक्सेप्शन है, वो बता देंगे बाद में कभी। ये क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, तीसरा KClO3 का डिकम्पोजिशन KCl plus O2 in presence of catalyst MnO2, in presence of catalyst MnO2, KClO3 is पोटेशियम क्लोरेट, इसे बर्थोलेट सॉल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्थोलेट सॉल्ट भी कहते हैं। मैच इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं, माचिस में, ठीक है? वो बताएंगे सब, 5th ग्रुप 7th ग्रुप की बात है, आपको बताएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात है। तो KClO3 को तोड़ दिया KCl और ऑक्सीजन में, दिस इज इररिवर्सिबल रिएक्शन। चौथा एग्जांपल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, IIT में पूछा गया इवन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। बेटा बोलो कौन सी रिएक्शन? चलो कुछ बताएंगे फिर लिखवाएंगे, हटाओ अपना पैर रख जाएगा। चलो कुछ बताते हैं फिर आप लिखना यार, छोड़ो। देखो सुनो, देखो यार एक बात बताए, कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बर्तन को, सॉल्यूशन को छोड़ रहा हो, आइदर बाय एस्केपिंग आउट और बाय प्रेसिपिटेटिंग डाउन, वो सारी रिएक्शनें इररिवर्सिबल रिएक्शनें होती हैं। मैं फिर से अपने वाक्य को दोहरा रहा हूं, कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बर्तन को, सॉल्यूशन को छोड़ रहा हो, आइदर बाय एस्केपिंग आउट और बाय प्रेसिपिटेटिंग डाउन, ऐसी सारी रिएक्शनें एक्चुअली में इररिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। मैं इतना उम्मीद कर सकता हूं, तुमने 11th 12th में कभी ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल सुना होगा, मैं भी पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर के लास्ट में। ले चैटेलियर प्रिंसिपल हमसे कहता है, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। कहां जाएगी? तो दिमाग लगाओ, तुम्हारा प्रोडक्ट एस्केप हो रहा है, एस्केप का मतलब उसकी कंसंट्रेशन लगातार, जब कंसंट्रेशन लगातार कम होगी तो रिएक्शन लगातार कहां जाएगी? जब लगातार फॉरवर्ड में जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा कि रिएक्टेंट पूरा का पूरा खत्म हो जाए और रिएक्शन क्या हो गई? इररिवर्सिबल। क्या हो गई? सिमिलरली कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो तली में जाकर प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो इसका मतलब भी क्या है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो रही, रिएक्शन कहां जाएगी? रिएक्शन कहां जाएगी? रिएक्शन कहां जाएगी? और एक समय ऐसा आएगा कि रिएक्टेंट पूरा का पूरा खत्म हो जाए, रिएक्शन क्या हो गई? तो कभी भी प्रोडक्ट अगर सॉल्यूशन को छोड़ रहा है, अगेन बोल रहा हूं, आइदर बाय एस्केपिंग आउट और बाय प्रेसिपिटेटिंग डाउन, वो सारी रिएक्शनें क्या होती हैं? इररिवर्सिबल। यही तो कारण है, सुन लो भाई, कि जितनी भी रिवर्सिबल रिएक्शनें मैं तुम्हें भी एग्जांपल लिखवाऊंगा, उनकी पहली शर्त ही ये होगी कि कैरीड आउट इन क्लोज्ड वेसल। क्लोज्ड वेसल इसलिए बोलते हैं ताकि गैसियस प्रोडक्ट एस्केप ना हो, क्योंकि प्रोडक्ट अगर एस्केप हुआ तो रिएक्शन कितनी भी रिवर्सिबल क्यों ना हो, वो कुछ समय पश्चात खत्म हो जाएगी, इररिवर्सिबल में तब्दील हो जाएगी। इज इट क्लियर? आप देखिए बेटा, तो प्रेसिपिटेटिंग रिएक्शन में क्या होगा? जो प्रोडक्ट बनेगा वो तली में जाकर बैठ जाएगा, मतलब उसने सॉल्यूशन को छोड़ दिया, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो गई, रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड में, और रिएक्शन क्या हो जाएगी? इररिवर्सिबल। एम आई राइट? ओके, तो आप देखिए एग्जांपल देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। AgNO3 प्लस KCl, देखो बेटा क्या हुआ? AgCl एंटी प्रेसिपिटेट हो गई, ओ माय गॉड, और KNO3 सॉल्यूशन में पड़ा रहा। तो जब ये AgCl प्रेसिपिटेट होगा तो रिएक्शन कहां मूव करेगी? फॉरवर्ड में, और रिवर्सिबल हो जाएगी या इररिवर्सिबल? इररिवर्सिबल हो जाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल भी लिख सकते हैं, लेड नाइट्रेट प्लस KI, तो यहां पे क्या होता है? लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट हो जाता है और KNO3 अलग हो जाता है। तो प्रेसिपिटेटिंग रिएक्शंस आर
इररिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग बात करेंगे रिवर्सिबल के एग्जांपल्स की। रिवर्सिबल के एग्जांपल, रिवर्सिबल रिएक्शन मेरे बच्चे बोलेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन या फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड दोनों क्या कभी खत्म होंगी? अगर खत्म होंगी तो कितना समय लेंगी? बंद बर्तन या खुला बर्तन, गैसियस प्रोडक्ट एस्केप होना। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए। पहला एग्जांपल है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन देखो बेटा, एस्टरिफिकेशन वैसे तो ऑर्गेनिक की रिएक्शन है, लेकिन इतना तो मेरे छात्रों को आता ही है कि जब एसिड, ऑर्गेनिक एसिड की बात चल रही है, जब ऑर्गेनिक एसिड की रिएक्शन किसी एल्कोहल से कराते हैं, आगे जगह नहीं है, आपकी कॉपी में भी जगह नहीं होगी, आप ऐसे लिख दीजिएगा, तो ईस्टर का फॉर्मेशन होता है CH3COO C2H5 प्लस वाटर। तो एस्टरिफिकेशन इज द एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, और एस्टरिफिकेशन में मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि एस्टरिफिकेशन के लिए Kc का वैल्यू फिक्स होता है 4। कितना होता है? 4। तो एस्टरिफिकेशन इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन और इसके लिए Kc का वैल्यू होता है 4। अच्छा, यहां पर 1 मिनट आपका लूंगा। सुनिए, मान लीजिए एस्टरिफिकेशन पर केमिकल इक्विलिब्रियम का कोई क्वेश्चन आपके सामने आया और उन्होंने आपसे इसका Kc पूछा। क्या पूछा? समझ रहे? अभी आप पढ़ोगे 1 घंटे बाद कि Kc निकालने के लिए हमें रिएक्टेंट के इनिशियल मोल्स की जरूरत पड़ती है और अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जरूरत पड़ती है। बोलो क्या क्या चाहिए होता है? रिएक्टेंट के इनिशियल मोल और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तभी आप क्या निकाल पाओगे? Kc। आप सुनना, तुम्हारे पास एस्टरिफिकेशन पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया, उन्होंने तुमसे Kc पूछा और ना उन्होंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताया और ना उन्होंने इनिशियल मोल बताया। मतलब इस Kc को निकाला, इस Kc को निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि Kc को निकालने के लिए जो औजार हमको चाहिए हैं वो औजार तो एग्जामिनर ने बताए नहीं। तो सुनना, अगर ऑप्शन ऐसे लिखे हो, पहला ऑप्शन 10, दूसरा 20, तीसरा 100, चौथा 4, क्या टिक कर दिया? 4। क्या कर दिया? अगर ऑप्शन ऐसे लिखे हो 10, 4, 20 और चौथा लिखा हो कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, तो क्या टिक करोगे? कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। भले 4 ऑप्शन में हो, लेकिन फिर क्या टिक करोगे? कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। क्योंकि Kc निकालने के लिए 2 औजारों की जरूरत पड़ती है, इनिशियल अमाउंट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर कोई ऑप्शन ऐसा लिख दिया कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, तो फिर उसी को टिक करें, और अगर नहीं लिखा है तो 4 को टिक कर देंगे। मेरी बात हजम हो गई? हजम हो गई कि गोली दे हाजमा लगी? हो गई, चलो बहुत बढ़िया बात है, हाजमा अच्छा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। दूसरा पॉइंट वही है जो मैंने अभी भी आपको बताया, वही लिखवा रहे, लिखिए। थर्मल डिसोसिएशन where gaseous product do not escape out, do not बोलो, और ये escape out कब नहीं होंगे? जब क्लोज वेसल में रिएक्शन होगी। implies carried out in, बोलो बेटा, क्लोज्ड वेसल। वेरी गुड। थर्मल डिसोसिएशन का हिंदी में मतलब होता है, थर्म मतलब गर्म करके, डिसोसिएट मतलब तोड़ देना, राइट? जैसे देखिए, बेटा, ये PCl5 गैसियस मैंने गर्म करके तोड़ दिया, PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैस। अगर इसको आप बंद बर्तन में करा रहे हैं तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। बेटा बोलो कैसी है? रिवर्सिबल। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो बेटा, जैसे मान लो NH4HS सॉलिड
की, सॉरी यहाँ पे साइन कैसा लगना चाहिए, रिवर्सिबल का, और मैंने इरिवर्सिबल का लगा दिया। ओके, जैसे अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड को आप तोड़ दीजिए अमोनिया प्लस H2S में, यस ये रिएक्शन भी कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो थर्मल डिसोसिएशन वेयर गैसियस प्रोडक्ट डू नॉट एस्केप आउट आर रिवर्सिबल रिएक्शन, और ये तभी पॉसिबल है जब बंद बर्तन में रिएक्शन कराई जाए। दो एग्जांपल यहां पर और भी लिख सकते हैं, HI को तोड़ दिया H2 प्लस I2 में, N2O4 को तोड़ दिया NO2 में, और भी एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो बेटा एक बात बताएंगे सब लोग, बेटा एक बात बताएंगे सब लोग, क्या मैं ये लिख सकता हूं एट इक्विलिब्रियम rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction and concentration of reactant and product becomes, बोलो, constant। क्या तुम लोग मेरी बात से सहमत हो, बोलो। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं, प्लीज फिर सुन लीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में चलती हैं, फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड में। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है तो दोनों तरफ की रेट बराबर हो जाती है और उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। C फॉर कंसंट्रेशन, C फॉर कांस्टेंट। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब इसी के ऊपर आइए छोटे छोटे ग्राफ देखे जाए। ठीक है, वो सब नहीं लिखना था, ठीक है, सीधे ये लिखिए, कॉपी पर सीधे ये लिखिए, ये ओके। आप कभी भूलेंगे नहीं उस तरीके से, सीधे कॉपी पर ये लिखेंगे, इक्विलिब्रियम पर दोनों तरफ की रेट बराबर हो जाती है और कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, ना अब रिएक्टेंट घटेगा और ना अब प्रोडक्ट बढ़ेगा। ठीक है, देखिए जैसे मैंने ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम, सब लोग सामने देखें, कंसंट्रेशन और टाइम है। देखिएगा बेटा, T बराबर 0, T बराबर 0 पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम, बताओ बेटा, और प्रोडक्ट की बेटा बोलो 0। सब लोग सहमत हैं? जैसे जैसे समय पास होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वैसे वैसे घटेगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वैसे वैसे, एग्जांपल क्लियर हो गया ना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद प्रोडक्ट की बढ़ना बंद और रिएक्टेंट की घटना बंद, दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कांस्टेंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। दिस इज द पॉइंट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये आपका प्रोडक्ट है और ये आपका रिएक्टेंट। ओके, ध्यान दीजिए बेटा, रिएक्टेंट जो है T बराबर 0 पर मैक्सिमम था और प्रोडक्ट जो है वो T बराबर 0 पर मिनिमम। जैसे जैसे समय पास होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। रिएक्टेंट घटते घटते कांस्टेंट हो गया, प्रोडक्ट बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो गया। जिस पॉइंट पर इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो रही है उसी पॉइंट को कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके, ठीक है, चलिए एक ग्राफ और बना रहे हैं, देखिएगा। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है, कंसंट्रेशन क्या हो जाती है बोलो, कांस्टेंट, और रेट क्या हो जाती है, बराबर। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। जैसे आप बताना ये ग्राफ सही है या गलत, सोच के बताएंगे। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, सोचो, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, सही है गलत, सब लोग बताओ, सोच के बोलो, आवाज धीमे आ रही है। आप देखिए, रिएक्टेंट मैक्सिमम से घटना चाहिए और कांस्टेंट हो जाना चाहिए, प्रोडक्ट 0 से बढ़ना चाहिए और कांस्टेंट हो जाना चाहिए। आप देखिए हो तो रहा है,
रिएक्टेंट घटते घटते कांस्टेंट हो रहा, प्रोडक्ट बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो रहा। हाँ, ये ग्राफ भी सही है और ये ग्राफ भी सही है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? अब बताना। अब दो ग्राफ सही बना दिए हैं तो तीसरा तो गलत बनाएंगे ही बनाएंगे। तीसरा ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम, बताइएगा सही है गलत? जबरदस्ती, मतलब जबरदस्ती। अरे हमने कहा था कांस्टेंट होना चाहिए, ये तो बराबर कर दिए हैं। क्या तो बराबर से क्या मतलब? कांस्टेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तब बताओ। रिएक्टेंट घटते घटते कांस्टेंट हो गया, प्रोडक्ट बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट। क्या बराबर वाली चीजें कांस्टेंट नहीं हो सकती? क्या हो सकती? हो सकता है। रिएक्टेंट घटते घटते 5 मोल हो जाए और प्रोडक्ट बढ़ते बढ़ते 5 मोल हो जाए, क्या दिक्कत है आपको? हमें तो कांस्टेंट करना है। आप देख सकते हैं ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो क्या ये ग्राफ सही है? बिल्कुल सही है। इसमें क्या दिक्कत है बताइए, क्या प्रॉब्लम? ठीक है, बिल्कुल सही ग्राफ है। अच्छा, एक ग्राफ और बना देते हैं, कंसंट्रेशन वर्सेस प्रोडक्ट, सॉरी टाइम। एक ग्राफ और बना देते हैं, अब बताना सही है या गलत है। ठीक है, बोलो सही है या गलत? क्यों गलत है? हम लोग प्रोडक्ट को कहां से चालू करते हैं? 0 से, जबकि इन्होंने प्रोडक्ट को कुछ कंसंट्रेशन से चालू किया है, इसलिए हम लोग इसे क्या मानते हैं? गलत। हमारी रिएक्शन का मतलब ही होता है रिएक्टेंट से खेल चालू होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट तुमने शुरू में ही बना दिया, उससे क्या फायदा हुआ फिर? ठीक है, तो रिएक्टेंट मैक्सिमम से घटना चाहिए और प्रोडक्ट 0 से बढ़ना चाहिए, और क्या हो जाने चाहिए? कांस्टेंट। दिस इज कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, ठीक है। चलो, जब भी मैं ये 4 ग्राफ बनवाता हूं, ये ग्राफ तो गलत ही हो गया, 3 ग्राफ सही है। अब देखिए सवाल, यहीं पे कराएंगे एक सवाल। मैंने इसे बोला ग्राफ 1, ये है ग्राफ 2 और ये है बोलो चौथा वाला तो गलत है। चौथा वाला तो क्या है? गलत। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ये 3 ग्राफ दिए हैं, ये तो गलत है, हटाओ। इन तीनों ग्राफ में बताओ यील्ड ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? बोलिएगा नहीं, हो सकता है कुछ बच्चों ने मोल ना पढ़ा हो, मतलब समझो फिर बोलो। यील्ड ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है किस रिएक्शन में ज्यादा प्रोडक्ट बना। जिसमें ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा उसकी यील्ड भी क्या होगी? ज्यादा। जिसमें कम प्रोडक्ट बनेगा उसकी यील्ड क्या होगी? कम। आप बताओ जरा, देखिए सबसे ज्यादा प्रोडक्ट किसमें बना? इसकी कंसंट्रेशन इतनी आ रही है, बढ़ के इतना बढ़ गया साला। इसमें कंसंट्रेशन बहुत कम और इसमें थोड़ी ठीक। तो क्या मैं ग्राफ को देखकर ये बता सकता हूं सबसे ज्यादा यील्ड ऑफ रिएक्शन, उससे कम, उससे कम? और ये वाला ग्राफ तो क्या है? ओके, क्योंकि जगह नहीं है मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं यील्ड ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर बनेगा फर्स्ट, थर्ड और बोलो सेकंड। और तुम लोग इसी चैप्टर में कल मुझसे पढ़ोगे, जिस रिएक्शन की यील्ड सबसे ज्यादा होती है उसके केसी की वैल्यू भी सबसे ज्यादा होती है। जिस रिएक्शन की यील्ड सबसे ज्यादा होती है उसके केसी की वैल्यू भी सबसे ज्यादा होती है। ओके, चलिए, तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपने देखा। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपने देखा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम से घटनी चाहिए और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 से बढ़नी चाहिए, और जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो तो दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जानी चाहिए। सी फॉर कंसंट्रेशन, सी फॉर, तो कंसंट्रेशन होती है कांस्टेंट और रेट होती है बराबर। ठीक है, हटाए बेटा इसको, हटाए। अब हम लोग देखेंगे रेट वर्सेस टाइम ग्राफ। पहले मेरे बच्चे ये बता दें, आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया? जिसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी हम कहेंगे उसका यील्ड भी ज्यादा है, उसके केसी की वैल्यू भी ज्यादा है। सहमत है सब लोग? चलिए, एक अगला ग्राफ हम लोग खींचते हैं, रेट वर्सेस टाइम। प्लीज सामने देखेंगे।
पेन कॉपी बंद रखिए। रेट वर्सेस टाइम, जल्दी बताना प्लीज। समझ लो, शुरुआत टी बराबर 0 पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड भी मैक्सिमम। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0, रेट ऑफ बैकवर्ड भी 0। मतलब आरएफ चालू होगा मैक्सिमम से और आरबी चालू होगा 0। आरएफ घटेगा, आरबी बढ़ेगा, आरएफ घटेगा, आरबी बढ़ेगा, और जिस पॉइंट पर दोनों रेटें बराबर हो जाएं, दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर है? जब बताना, तो ये रहा आरएफ और ये रहा आरबी। रेट ऑफ फॉरवर्ड घटेगा, रेट ऑफ बैकवर्ड बढ़ेगा, और जिस पॉइंट पर दोनों रेटें बराबर हो जाए, दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या ये ग्राफ सही है? यस, ये ग्राफ बिल्कुल सही है। ठीक है, ये मैक्सिमम से घटना चाहिए, ये 0 से बढ़ना चाहिए, और जिस पॉइंट पर दोनों बराबर हो जाएंगे, देखिए बेटा, बराबर बराबर का मतलब है दोनों ग्राफ टच करने ही करने चाहिए। आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर, प्लीज देखिए, इस पॉइंट पर आरएफ की वैल्यू भी इतनी हो गई और आरबी की वैल्यू भी इतनी हो गई, तो दोनों रेटें क्या हो गई? क्लियर? हम लोग कांस्टेंट नहीं देखेंगे, कांस्टेंट किस में देखेंगे? कंसंट्रेशन में। रेट में क्या देखते हैं? बराबर। ठीक है, अच्छा, जैसे जैसे बताइएगा, अभी क्या ख्याल है आपका? मैंने रेट वर्सेस टाइम ग्राफ खींचा, रेट वर्सेस टाइम। आपको बताना है ग्राफ सही होगा या गलत। तैयार है सब लोग? बताइएगा। बताइए। ये साला रेट वर्सेस टाइम नहीं है, ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। हमने चीजों को कांस्टेंट कर दिया है, बराबर नहीं किया, जबकि रेट क्या होती है? बराबर। इसलिए ग्राफ क्या है? सर्दिया, ये ग्राफ गलत। ओके, अच्छा आप बताना। अच्छा, हम समझ गए। और बात सर, एक सही एक गलत, एक सही एक गलत बना रहे हैं। अच्छा ठीक है। अरे हर बार गलत नहीं हो गया, बदतमीज नहीं। क्या हो गया? गलत या सही? क्यों गलत? भैया बराबर तो कर दियो, ये साला कौन सा बात है? क्या रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ता है क्या? बता बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड तो घटना चाहिए और रेट ऑफ बैकवर्ड को बढ़ना चाहिए। हमने दोनों को बढ़ा दिया, सही है गलत? ओके हो रही बात? ठीक है, चल तो भी करते हैं। रेट वर्सेस टाइम और कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जब तक आप बना रहे हो तब तक बोल दीजिए, रेट को क्या करना होता है? बराबर, और कंसंट्रेशन को क्या करना होता है? कांस्टेंट। दोनों में एक चीज कॉमन है, आपने अगर गौर किया हो, रिएक्टेंट मैक्सिमम से चालू होता है, चाहे कंसंट्रेशन हो चाहे रेट हो, और प्रोडक्ट 0 से चालू होता है, चाहे कंसंट्रेशन हो चाहे रेट हो। कंसंट्रेशन के केस में दोनों चीजों को कांस्टेंट करना होता है, और रेट के केस में दोनों चीजों को बराबर करना होता है। ओके, चल बेटा, पॉइंट हम पढ़ाना चाहेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन। बेटा आवाज नहीं होनी चाहिए ना? चलो देखिए, लॉ ऑफ मास एक्शन बाई गोल्डबर्ग एंड वागे। गोल्डबर्ग नहीं है बेटा, गोल्डबर्ग है। आवाज मत करिए प्लीज। लॉ ऑफ मास एक्शन बाई गोल्डबर्ग एंड वागे, और ये लॉ क्या है लिखेंगे, rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant for that site। ठीक है, देखिए, मान लीजिए बेटा कोई रिएक्शन दी है, ये रिएक्टेंट है,
ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट। आपने इसको बैलेंस किया तो रिएक्टेंट का कॉफिशिएंट स्मॉल आर आया और प्रोडक्ट का कॉफिशिएंट स्मॉल पी आया। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को डिनोट करेगा और ये क्या डिनोट करेगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को। क्या तुम लोग सहमत हो? फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट आरएफ, बैकवर्ड रिएक्शन की रेट आरबी। इक्विलिब्रियम पर ये दोनों रेट क्या हो जाती है? बराबर। आप सामने देखिए, देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? किसी रिएक्शन की जो रेट है वो उसके कंसंट्रेशन, उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली है। समझ ला, ओवरऑल रिएक्शन में रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है, परंतु अगर रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट आर है और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट पी है। बोलो आया ना? अच्छा सुनना, हमने लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया। देखिए बेटा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आर। जो कॉफिशिएंट होते हैं वो पावर में चले जाते हैं। हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, एक कांस्टेंट लगाया के एफ। किसी बच्चे को प्रॉब्लम? दिस इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। सब लिखवा देंगे, परेशान मत हो। सिमिलरली जरा बैकवर्ड पे लगाओ लॉ ऑफ मास एक्शन, तो बैकवर्ड की जो रेट होगी वो पी की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्योंकि बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? पी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे। आप लोग सहमत हैं हमसे? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तो रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। हमें मालूम है कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ, सब लोग सहमत हो? रेट ऑफ फॉरवर्ड की जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं और रेट ऑफ बैकवर्ड की जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं। किसी बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं? हमने कोई नया काम तो नहीं किया? अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, केबी को इधर ला रहा हूं, आर की कंसंट्रेशन को उधर ले जा रहा हूं। जगह नहीं है, इतनी जगह में करना है। ठीक है, देखिए सब देखिए, तो के एफ अपॉन के बी, rate constant for forward reaction upon rate constant for backward reaction is concentration of product की power P upon concentration of reactant की power R। पूरा। और हमारे बच्चे जानते हैं दो कांस्टेंट का रेशियो एक नया कांस्टेंट होता है और इसी को हम कह देते हैं केसी। अब बराबर लगा के इस तरफ लिख लीजिएगा, हम इधर लिख दे रहे हैं, और इस केसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, प्लीज रुक जाइए प्लीज, फिर लेंगे, रुक जाओ। सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन समझ लीजिए। जिस रिएक्शन की रेट निकालते हैं उसका उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे। आरएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जबकि आरबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट है आर, बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट है पी। जब ऐसा हमने किया तो ये दो इक्वेशंस आ गई। अब इक्विलिब्रियम पर दोनों रेट क्या होती है? बराबर। हमने आरएफ बराबर आरबी कर दिया। आरएफ की जगह ये वैल्यू रख दी, आरबी की जगह ये वैल्यू रख दी, केबी को उधर ले गए, आर को इधर ले आए तो केसी आ गया। अब जरा मेरे बच्चे इस पूरे डेरिवेशन को मारे गोली और सीधे बताएं, अगर ये रिएक्शन दी जाती तो केसी बराबर सीधे क्या लिखा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पावर उसका कोफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पावर उसका कोफिशिएंट। दैट्स इट। ठीक है, ये सिखाने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि थोड़ा सा मेरे बच्चे लॉ ऑफ मास एक्शन को समझ लें बस। अदरवाइज केसी का एक्सप्रेशन हमेशा डायरेक्ट ही बनाना पड़ता है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पावर उसका कोफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पावर उसका कोफिशिएंट। मेरे बच्चे फिर से बोले, ये सब मैंने सिर्फ किस लिए समझाया? लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन समझाने के लिए। ओके, अच्छा, अब आप लोग इसको लिख सकते हैं, हम तब तक इनका वैल्यू लिख दे रहे हैं, इनका नाम क्या है वो लिख दे रहे हैं। अब बनाइए सब। केसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केएफ इज रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन
and Kb is rate constant for backward reaction. ओके, बिल्कुल आराम से लिखना, रटना कुछ नहीं है। लॉ ऑफ मास एक्शन गिवन बाय गुल्डबर्ग एंड वागे, किसी रिएक्शन की जो रेट होती है उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आरएफ का रिएक्टेंट है आर, आरबी का रिएक्टेंट है पी, ठीक है। इक्विलिब्रियम पर आरएफ बराबर आरबी कर दीजिए तो केसी का एक्सप्रेशन आ गया। लिखते लिखते सीखो, केसी का एक्सप्रेशन डायरेक्ट रिएक्शन को देखकर कैसे लिखोगे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पावर उसका कोफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पावर उसका पावर। हमें इन सब चीजों से कोई लेना देना, ठीक है। इसकी सीट आपको परसों मिल जाएगी, कल ही कौन मिल जाए सीट इसकी, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, लिखते लिखते बोलना, ये जो तुमने एक्सप्रेशन निकाला केसी बराबर फलाना बटे फलाना, ये एक्सप्रेशन निकालते समय तुमने आरएफ को आरबी के बराबर किया, और आरएफ आरबी के बराबर किस कंडीशन पर होता है? इसका मतलब केसी का जो वैल्यू है, केसी का जो कैलकुलेशन है, किस कंडीशन पर किया जाता है? इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये हुआ कि केसी निकालने के लिए जब हम कंसंट्रेशन का रेशियो निकालते हैं तो ये कंसंट्रेशन कौन वाली होती है? इक्विलिब्रियम वाली। कौन वाली होती है? इक्विलिब्रियम। ये इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं होती है, ये इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन होती है जो समय के साथ अब परिवर्तित नहीं होगी। मेरे बच्चों कम से कम 100 बार बोल चुका हूं, बेटा सूर्य उठा बनाइए। बेटा मैं कम से कम 100 बार इस बात को बोल चुका हूं कि इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? कांस्टेंट। और इन्हीं कांस्टेंट कंसंट्रेशन का जब रेशियो निकालते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। या रट जाना चाहिए, इतनी बार बोलते हैं कि चीजें रट जानी चाहिए, है ना। अच्छा ये क्लियर हो गया। अच्छा इनके नाम क्लियर हो गए। केएफ का नाम बोलो, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। केबी का नाम बोलो, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड। रिएक्शन को देखकर डायरेक्ट केसी का एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पावर उसका कोफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पावर उसका। ठीक है, देखिए बेटा तुम लोग सोच रहे होगे सर बार बार कंसंट्रेशन बोल रहे हैं और लगा क्या रहे हैं? बड़ा ब्रैकेट। क्या लगा रहे हैं? अब मैं इसको रद्द कर रहा हूं, तुम लोग इसी के नीचे कंटिन्यू लिखते रहिए। ठीक है, देखिए आइए वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहली बात देखिए बेटा, इस चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग कंसंट्रेशन को इस बड़े ब्रैकेट से डिनोट करते हैं और इसको कहते हैं एक्टिव मास। या बेटा यही होता है कंसंट्रेशन, यही बेटा होती है मोलैरिटी, जिसको निकालने का फार्मूला है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। क्या तुम लोग सहमत हो मुझसे? तो इस चैप्टर में कंसंट्रेशन या मोलैरिटी को एक नया नाम दिया गया है एक्टिव मास, मतलब लेकिन वही पुराना है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। किसी को प्रॉब्लम? क्या तुम लोग मोलैरिटी निकालना नहीं जानते हो क्या? बहुत सारे सवाल कराए। ठीक है, अच्छा सुनना बेटा, बस यहां पर एक नई बात आपको क्या लिखनी है, सुनिए। फॉर हेट्रोजिनस रिएक्शन, जल्दी से बोल लो। हेट्रोजिनस का मतलब एक से ज्यादा स्टेट उपस्थित हो, सॉलिड विद गैस, गैस विद सॉलिड, गैस विद लिक्विड, हेट्रोजिनस। फॉर हेट्रोजिनस रिएक्शन ध्यान रखिएगा, सॉलिड और लिक्विड इनका एक्टिव मास हम लोग लेते हैं 1। बोलो बेटा क्या लेते हैं? फॉर हेट्रोजिनस रिएक्शन सॉलिड और लिक्विड की कंसंट्रेशन कभी निकालते नहीं है, इनकी कंसंट्रेशन हमेशा यूनिट मान लेते हैं। मेरे छात्र बोलेंगे 1 का चाहे किसी में मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो कोई फर्क। इसीलिए ध्यान रखिएगा
हेटेरोजेनस रिएक्शन में सॉलिड और लिक्विड का एक्टिव मास चूंकि 1 हो जाता है, इसलिए हम लोग इन्हें केसी के एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। यस, हेंस सॉलिड एंड लिक्विड आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन केसी एक्सप्रेशन। ध्यान रखिएगा, ये सब बातें कब चल रही हैं? जब रिएक्शन क्या हो, हेटेरोजेनस। अगर होमोजेनस है तो सॉलिड और लिक्विड को 1 नहीं मानेंगे, हेटेरोजेनस में आप क्या मानेंगे? 1 मानेंगे, ठीक है। और जिसको 1 मान लिया उसको केसी के एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट नहीं करते। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट सुनिए, एनसीईआरटी का पॉइंट है। दूसरा पॉइंट एनसीईआरटी का पॉइंट है, ध्यान दीजिए। देखिए एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए समझ लीजिए फिर लिख लीजिए। यही तो तुम्हारी रिवर्सिबल रिएक्शन, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। देखिए एनसीईआरटी कहती है कि रिवर्सिबल रिएक्शनों की खास बात होती है कि इन रिएक्शनों को हम कहीं से भी रिएक्टेंट डाल दो बर्तन में तो भी चालू हो जाएगी फॉरवर्ड में, और प्रोडक्ट डाल दो बर्तन में तो भी चालू हो जाएगी। कहने का तात्पर्य क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम एनी डायरेक्शन। रिएक्टेंट डालोगे तो भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, कुछ समय पश्चात बर्तन में आर और पी दोनों मिलेंगे, और प्रोडक्ट डालोगे तो भी रिएक्शन चालू होगी और कुछ समय बाद बर्तन में आर और पी दोनों मिलेंगे। के लिए एग्जाम्पल समझिए और अच्छा लगेगा। तो मान लो ये रिएक्शन लिखिए, प्लीज सामने देखिए। सामने तुमने बर्तन में HI डाला, रिएक्शन चालू हो गई, कुछ समय बाद बर्तन को देखोगे तो उसमें HI भी मिलेगा, H2 भी मिलेगा, I2 भी मिलेगा। तुमने रिएक्शन को चालू करवाया H2 और I2 को डालकर, तो भी रिएक्शन चालू होगी, कुछ समय पश्चात देखोगे तो H2 भी मिलेगा, I2 भी मिलेगा और HI भी। तो रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम एनी डायरेक्शन बोल सकते हैं। आइए इसी को लिख दिया है, देखेंगे ये सब थ्योरेटिकल पॉइंट्स बनेंगे, ध्यान रखिएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम एनी डायरेक्शन। बेटा इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कैन बी स्टेबलाइज्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन। क्या तुम लोग सहमत हो? जब रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन से चालू की जा सकती है, मतलब इक्विलिब्रियम भी किसी भी डायरेक्शन से स्टेबलाइज कराया जा सकता है। ओके, रिएक्टेंट डालोगे तो भी कुछ समय बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और प्रोडक्ट डाल के कराओगे तो भी कुछ समय बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा। एनसीईआरटी का पॉइंट है, थ्योरेटिकल पॉइंट है, बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। और मैंने तो इसके ऊपर एक ग्राफ वाला क्वेश्चन भी दिया है सीट में, ठीक है? सीट मिलेगी तब देखना, इसी पॉइंट के ऊपर है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट, जब मैं केसी का एक्सप्रेशन बच्चों को सिखा देता हूं तो तीसरा पॉइंट देखिए क्या सिखाऊंगा। तीसरा पॉइंट मैं सिखाऊंगा यूनिट ऑफ केसी। चलो देखो, यूनिट ऑफ केसी देखिएगा सब लोग, बोलो। देखिए आपने केसी का एक्सप्रेशन बनाया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पावर उसका कॉफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पावर उसका कॉफिशिएंट। बोलो हाँ या ना? अब सामने देखना, सामने देखो। बड़ा ब्रैकेट मतलब एक्टिव मास, एक्टिव मास मतलब पुरानी बात कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, और मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। मतलब एक्टिव मास की भी यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। अब देख मेरे भाई, देख मेरे भाई, हमें इसकी यूनिट निकालनी थी, तो इसकी यूनिट मोल पर लीटर की पावर पी बटे इसकी यूनिट मोल पर लीटर की पावर आर। जब ये ऊपर जाएगा तो केसी का यूनिट आ जाएगा मोल पर लीटर की पावर पी माइनस आर। बोलो हाँ या ना? हम लोग इस चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट के कॉफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट के कॉफिशिएंट को हमेशा लिखेंगे डेल्टा एन। क्या लिखेंगे? कभी भी डेल्टा एन दिखाई पड़ जाए उसका मतलब होगा प्रोडक्ट का बैलेंसिंग कॉफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का बैलेंसिंग कॉफिशिएंट। क्लियर है सब लोग? ओके, तुम दोनों
पागल हो गई है क्या? तुम्हारी सहेली थी साहब उसकी, दूर दूर बैठती है, गुप्ता जी के बगल में जो बैठी है उसकी सहेली ये थी। दोस्ती दुश्मनी बदल गई क्या? अच्छा दोस्ती अभी है, ठीक है। चल तुम लोग क्यों सुन रहे हो, तुम लोग ये छापो, है ना? तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताए। सबसे पहले बताया एक्टिव मास इज सेम एज कंसंट्रेशन। हेटेरोजेनस के लिए सॉलिड और लिक्विड का क्या लेंगे? 1। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा रिवर्सिबल रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन से चालू कराई जा सकती है, इक्विलिब्रियम किसी भी डायरेक्शन से स्टेबलाइज कराया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा यूनिट ऑफ केसी, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन। क्लियर? चलिए सवाल अब हम लोग करेंगे इसके ऊपर, ठीक है? लिख लीजिए पानी। 3 बातें बताई हैं। कुछ आवाज सी आ रही है, पता नहीं क्यों आवाज लगा तो क्या मतलब? हम पास आ जाए? अच्छा तो हमको आगे पीछे करोगे, हम इधर खड़े हो जा रहे हैं। हिम्मत से काम लो, जगह बदलो। 1.5 महीने से पढ़ा रहे हैं, पहली बात ये बात सामने आई कि रिफ्लेक्शन आ रहा है। वो ट्यूबलाइट कहां रह गया है? क्या लगा ऊपर? इन लाइट्स का रिफ्लेक्शन इसमें आ रहा है। मैं तुम लोग ये चाहते हो कि सिनेमा हॉल बना दे, बत्ती बुझवा दे। अच्छा डाउट ये है कि तुम भले पढ़ लो, हम पढ़ा नहीं पाएंगे, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। लिखे सब लोगों ने? अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ सवाल करेंगे। जवानों एक आवाज में बोलना, एक आवाज में। केसी का एक्सप्रेशन डायरेक्ट रिएक्शन को देखकर कैसे लिखोगे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बटे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। कोई दिक्कत नहीं। अगर सॉलिड या लिक्विड हुआ और मामला हेटेरोजेनस हुआ तो उसको लिखेंगे नहीं, काट देंगे। क्या कर देंगे? चलिए। और केसी का यूनिट का क्या एक्सप्रेशन है? मोल पर लीटर की पावर डेल्टा है, ठीक है? चलिए सवाल हम लोग करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, आप लोग करिएगा, एक मैं कर दूंगा क्वेश्चन, फिर आप लोग करिएगा। राइट केसी एक्सप्रेशन फॉर फॉलोइंग रिएक्शन with unit